हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है राले क्राइटेरिया, रिजॉल्विंग पावर एंड लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। ये तीनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है एज फार एज यू कैन से जेईई नीट इज कंसर्न्ड एंड बोर्ड्स में भी इसका वेटेज है। ओके, 12 बोर्ड्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में। तो बिफोर आई स्टार्ट दिस टॉपिक राले क्राइटेरिया, वो एक चीज मैं तुमको बताना चाहूंगा कि सपोज इमेजिन करो कि मैं यहाँ पे okay, wait a second. सपोज ऐसे मैं 2 पॉइंट्स बना रहा हूं, ये 2 पॉइंट्स, तो ये तुमको सेपरेट दिख रहा है क्या? हाँ सर, हमको सेपरेट दिख रहा है, हमको समझ में आ रहा है सर वो सेपरेट है, ठीक है। अब हाँ सर, हमको दिख रहा है वो सेपरेट है, अभी भी है ना, अभी भी तुमको सेपरेट दिख रहे हैं, यहां पे भी तुमको सेपरेट दिख रहे थे, यहां पे भी तुमको सेपरेट दिख रहे हैं। अब तीसरा सिचुएशन, अब सर हमको वो सेपरेट नहीं दिख रहे, यहां पे यू आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश देम, दो अलग अलग सेपरेट ऑब्जेक्ट्स में तुम डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे। ओके, समझ में आ रहा है मैं क्या बताया? मैंने यहां पे तुमको पहला जो एक्टिविटी कराया, ये वाला जो एक्टिविटी कराया, यहां पे मैंने तुमको ये समझाया कि हर वो चीज जो हम लोग देखते हैं, एक तो वो तुम बहुत डिस्टिंक्टली सेपरेट देख सकते हो, या फिर उनको जस्ट सेपरेट देख सकते हो, या फिर तुम उनको सेपरेट नहीं देख सकते हो। अब ये जो सेपरेट वर्ड है, यहां पे सेपरेट वर्ड के जगह जो है, अब वर्ड आएगा रिजॉल्व। ओके, ये वर्ड आएगा रिजॉल्व, हम लोग पढ़ेंगे आगे क्या होता है। तो ये एक्टिविटी ध्यान में है सभी को? ओके, अब बिफोर वी मूव ऑन अहेड, हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये किसके साथ में हो रहा है। ये ऐसी जो चीजें होती है, ये 2 प्रकार से हो सकता है हमारे लिए। एक बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट्स जिनको हम लोग माइक्रोस्कोप से देखते हैं, वो भी हमको बहुत छोटे ही होते हैं, मतलब वो ऑब्जेक्ट्स ही छोटे हैं। ओके, बहुत माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स, जैसे बहुत छोटे यू कैन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर इंसेक्ट्स वगैरह या फिर कोई सेल वगैरह, है ना, उनके साथ में हो सकता है ऐसा। या फिर बहुत बड़े ऑब्जेक्ट्स लेकिन जो बहुत दूर है, डिस्टेंट है, जैसे स्टार्स, 2 स्टार्स। अब 2 स्टार्स भी बहुत छोटे दिखते हैं हमको यहां से, एक्चुअल में छोटे हैं क्या वो? नहीं, लेकिन वो है इतने दूर के वो हमको बहुत छोटे दिखते हैं। ओके, सो ये चीजें हो सकती है इन 2 प्रकार के ऑब्जेक्ट्स के लिए। एक तो वेरी माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स, वेरी टाइनी पार्टिकल्स यू कैन से, जिनको हम लोग माइक्रोस्कोप से देखेंगे, और एक जो बहुत बड़े ऑब्जेक्ट्स है लेकिन वो है हमसे इतने दूर, जिनको हम लोग टेलीस्कोप से देखते हैं, वो है इतने दूर कि हम लोग उनको नहीं देख पा रहे। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग स्टडी करेंगे। जैसे मैंने बताया, मैंने अभी तक ये टॉपिक स्टार्ट ही नहीं किया, लेकिन हाँ, हर छोटे ऑब्जेक्ट से जो रेज निकलती है उसका एक डिफ्रैक्शन पैटर्न रहेगा। क्या रहेगा? एक डिफ्रैक्शन पैटर्न। ना मैंने लास्ट लेक्चर में, मतलब मैंने डिफ्रैक्शन वाले लेक्चर में तुमको समझाया कि डिफ्रैक्शन पैटर्न होता कैसे है। वो इंटेंसिटी वाला कर्व समझाया था मैंने तुमको, है ना। बीच में सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी ज्यादा होती है, फिर इंटेंसिटी कम होती है, और धीरे धीरे इंटेंसिटी कम होते चलती है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, विल स्टार्ट विद द टॉपिक विच इज राले क्राइटेरिया। राले, कुछ लोग रेली बोलते, कुछ लोग राले बोलते। क्या होता है ये राले क्राइटेरिया? राले, लॉर्ड राले, साला नाम भी नहीं लेते, जम रहा है ना, लॉर्ड राले। ओके, लॉर्ड रेली, जो भी है, नाम में कुछ नहीं रखा है, तुमको पता है नाम में कुछ नहीं रखा है। तो ये जो बंदा था लॉर्ड राले, इसने हमको कंडीशन बताया कि 2 ऑब्जेक्ट्स तुमको सेपरेट कब दिखेंगे। समझ रहे हो इस चीज को? लॉर्ड राले ने हमको कंडीशन बताया कि 2 ऑब्जेक्ट्स हमको सेपरेट कब दिखेंगे। ओके, सो उसने क्या किया, उसने सबसे पहला केस कंसिडर किया, वो ये था, उसका बोलना था कि इफ ओके S इज इक्वल टू डी, S इज इक्वल टू डी, हाँ, S यानी क्या है? सेपरेशन बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स, दिस इज S। ओके, इफ S इज इक्वल टू डी यानी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमा एंड द फर्स्ट मिनिमम ऑफ एनी वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। अगर ऐसा होता है, कैसा होता है? ये डी है ना, दिख रहा होगा शायद,
थोड़ा फेंट दिख रहा है। एस यानी क्या है, सेपरेशन, यानी दो ऑब्जेक्ट्स के सेंट्रल मैक्सिमा, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट का अपना एक सेंट्रल मैक्सिमा रहेगा, फर्स्ट मिनिमा रहेगा, फर्स्ट मैक्सिमा सेकेंडरी मैक्सिमा रहेगा, सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा रहेगा, सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा रहेगा, ये एक ऑब्जेक्ट का। दूसरे ऑब्जेक्ट का भी एक सेंट्रल मैक्सिमा रहेगा। अब तुम सोच रहे होंगे सर ऑब्जेक्ट का सेंट्रल मैक्सिमा, जहां ऑब्जेक्ट रखा होता है ना उसके एग्जैक्ट ऊपर उसका सेंट्रल मैक्सिमा रहेगा, वो ऑब्जेक्ट पे उसका सेंट्रल मैक्सिमा, तो उसके आजू बाजू फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, उसके आजू बाजू सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा, ऐसा चलेगा। तो अगर दो ऑब्जेक्ट्स के जो सेंट्रल मैक्सिमा है उनके बीच का सेपरेशन यानी एस, और कोई भी एक ऑब्जेक्ट का सेंट्रल मैक्सिमा और फर्स्ट मिनिमा का बीच का डिस्टेंस मतलब डी अगर सेम है, तो हम लोग कहेंगे द टू ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू बी जस्ट रिजॉल्व, यानी जस्ट तुमको वो अलग अलग दिखेंगे। अब तुमको नहीं बैठा होगा ध्यान में, तो ये डायग्राम देखो, ये देखो, है ना, इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं हम लोग। अब ये देखो रेड कलर से एक बनाया तो इमेजिन कर लो यहां पे एक ऑब्जेक्ट है रेड कलर का, यहां रहेगा रेड कलर का ऑब्जेक्ट, ये रेड कलर का हो गया उसका डिफ्रैक्शन पैटर्न, में इसको भी हटा देता हूं। रेड कलर के ऑब्जेक्ट का ये हो गया डिफ्रैक्शन पैटर्न, ठीक है। फिर एक और कौन सा ब्लू कलर का ऑब्जेक्ट है ना, तो यहां पे रहेगा ब्लू कलर का ऑब्जेक्ट, ये उसका डिफ्रैक्शन पैटर्न है, ठीक है। अब ये हो गया डिस्टेंस एस, है ना, ये देखो एस है। एस क्या था, सेपरेशन बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमा, ये सेंट्रल मैक्सिमा, ये सेंट्रल मैक्सिमा, इन दोनों के बीच का सेपरेशन, ओके। कोई भी एक ऑब्जेक्ट का, अब जैसे ये रेड कलर का जो ऑब्जेक्ट है या फिर ब्लू कलर का, ये सेंट्रल मैक्सिमा है और ये उसका फर्स्ट मिनिमा है। यहां पे देखो ये ऐसा जा रहा है ना, ये ऐसा जा रहा है, तो ये हो गया फर्स्ट मिनिमा, तो ये जो डिस्टेंस हो गया ये हो गया डी, है ना, डी हो गया। डी क्या था, डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमा एंड फर्स्ट मिनिमा ऑफ एनी वन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स, कोई भी एक ऑब्जेक्ट का। अगर ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है तो वो ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, जस्ट रिजॉल्व, ओके। इसको अच्छे से लिखते हैं, जस्ट रिजॉल्व। तो जस्ट रिजॉल्व की कंडीशन ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये ऑब्जेक्ट्स उनको ऐसे ऐसे दिखेंगे, देखो सपोज ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ब्लू कलर का इमेज है, ऐसा कुछ नहीं, ब्लू कलर का, ये देखो यहां से ऐसा सेपरेट दिख रहा है एक ऑब्जेक्ट, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट जस्ट सेपरेट दिख रहा है तुमको, ओके। मैंने तुमको समझाया था कि डिफ्रैक्शन पैटर्न ऐसे रिंग्स का होता है ना, रिंग्स का होता है। क्लियर विद दिस? हाँ, तो ये हमारा पहला केस है कि अगर S इज इक्वल टू डी है तो ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलेंगे जस्ट रिजॉल्व। राले के हिसाब से, लॉर्ड राले के हिसाब से ये जस्ट रिजॉल्व की कंडीशन है। क्या है? S इज इक्वल टू डी। तुमको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर विद दिस? नेक्स्ट केस क्या है? इफ S इज ग्रेटर देन D, S is greater than D यानी separation between the central maxima of two objects is greater than the distance of D। तो तुमको मालूम है D क्या है? Distance between central maxima and first minima, कोई भी एक ऑब्जेक्ट का, है ना। तो उस केस में ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू बी वेल रिजॉल्व्ड, ओके। ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू बी वेल रिजॉल्व्ड, ऑब्जेक्ट को वेल रिजॉल्व्ड बोलेंगे हम लोग, ओके। उसका डायग्राम कैसा आएगा? ये इस तरीके का डायग्राम आएगा, देखो यहां पे। अब ये डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस है ना, सेंट्रल मैक्सिमा है ये फर्स्ट मिनिमा है, ये हो गया स्मॉल डी। सेंट्रल मैक्सिमा एंड फर्स्ट मिनिमा ऑफ एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्मॉल डी। यहां पे देख रहे हो S इज ग्रेटर देन D, तो दो ऑब्जेक्ट्स एकदम अलग अलग दिखेंगे हमको, जिसको हम लोग बोलते हैं एकदम अलग अलग, इसको बोलेंगे वेल रिजॉल्व्ड। इसका डायग्राम देखो तो, है ना, दो अलग अलग ही दिख रहे है कि नहीं। पिछले बार कैसा था ये? पिछले बार का डायग्राम देख लो, है ना, और इस बार का डायग्राम देखा तो अलग अलग दिख रहे। तो वेल रिजॉल्व्ड की कंडीशन क्या है? S शुड बी ग्रेटर देन D, है ना। ऐसे नहीं क्या, सेपरेशन बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, ओके। और अब तीसरा केस तो तुमको पता ही होगा। तीसरा केस क्या रहेगा? S लेस देन D, मतलब सेपरेशन बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स इज लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमा एंड द फर्स्ट मिनिमा ऑफ एनी ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स। तो उस केस में द टू ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू बी अनरिजॉल्व्ड। तो तुम एक काम करो, ये तीनों कंडीशन लिख लो। S इज इक्वल टू D, S ग्रेटर देन D, S लेस देन D। S इज इक्वल टू D, जस्ट रिजॉल्व्ड। S ग्रेटर देन D,
वेल रिजॉल्व, एस लेस देन डी अनरिजॉल्व। अब इसका डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसा आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा। देखो बहुत पास पास में, सेंट्रल मैक्सिमा इनके बहुत पास पास में, ये हो गया एस, है ना, और ये हो गया रेड कलर वाले का सेंट्रल मैक्सिमा, और ये हो गया सॉरी ये चाहिए था यहां से, ये डी यहां से यहां तक चाहिए था, सॉरी डी जो है ना, इसको मैं हटा देता हूं, डी चाहिए था यहां से लेके तो यहां तक का, इसको हटा देते हैं। देखो यहां पे एस लेस देन डी आ रहा है, क्लियर। तो फिर इस केस में इमेज कैसी दिखेंगी, ऐसी। कुछ भी समझ में आ रहा है, कोई फर्क है नहीं, दो ऑब्जेक्ट्स लग रहे हैं क्या, हमको तो लग रहा है एक ही ऑब्जेक्ट है यहां पे। ओके, सो दिस इज द कंडीशन फॉर अनरिजॉल्व्ड। ओके, तो व्हाट इज राले क्राइटेरिया, ओके, बोर्ड्स में आएगा राले क्राइटेरिया। तो राले क्राइटेरिया या रेली क्राइटेरिया, मैंने जैसे बताया, कुछ लोग रे ली पढ़ते हैं, कुछ लोग बोलते हैं राले। ओके, क्या होता है रेली क्राइटेरिया, स्टेटमेंट है द इमेज ऑफ द 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, हाँ 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में, क्लोज टू ईच अदर आर सेट टू बी जस्ट रिजॉल्व्ड, हाँ जस्ट रिजॉल्व की कंडीशन होती है स्टेटमेंट में, इफ द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ वन डिफ्रैक्शन पैटर्न falls on the first minimum of the other diffraction pattern. ओके, पहले वाले डिफ्रैक्शन का सेंट्रल मैक्सिमम दूसरे वाले के फर्स्ट मिनिमम पे गिरना चाहिए। पहले वाले का सेंट्रल मैक्सिमम, पहले स्लाइड में वही पढ़ा था, पहले समझ लो, पहले वाले का सेंट्रल मैक्सिमम, पहले वाले का सेंट्रल मैक्सिमम दूसरे वाले का फर्स्ट मिनिमम के ऊपर कोइंसाइड करना चाहिए। ठीक है, इसको मैं समझा देता हूं। देखो यहां पे हम लोगों ने यही पढ़ा था, अभी पढ़ लेते हम लोग, देख ही लेते। देखो यहां पे, ये देखो, ये पहले वाले का फर्स्ट मैक्सिमम था, ये सपोज पहले वाले का है, और ये दूसरे वाले का मिनिमम। पहले वाले का सेंट्रल मैक्सिमम दूसरे वाले का मिनिमम कोइंसाइड हो रहा है, फर्स्ट मिनिमम, लेकिन हाँ कौन सा मिनिमम, फर्स्ट मिनिमम। अगर पहले वाले का सेंट्रल मैक्सिमम दूसरे वाले के फर्स्ट मिनिमम से कोइंसाइड होगा तो हम लोग बोलेंगे दो ऑब्जेक्ट्स हैं जस्ट रिजॉल्व्ड। ठीक है, ठीक है, तो हम लोगों ने राले क्राइटेरिया पढ़ लिया। ये स्टेटमेंट सभी को याद रखना है, बोर्ड्स में भी यही स्टेटमेंट आएगा, है ना। अब इसके ऊपर कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, दो तीन एमसीक्यू है, ज्यादा नहीं है। ओके, द 2 पैटर्न्स ऑफ डिफ्रैक्शन आर जस्ट सेट टू बी रिजॉल्व्ड इफ, कौन सा होना चाहिए, देखो फर्स्ट आ गया, आंसर ही आ गया, सॉरी, सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ वन पैटर्न कोइंसाइड्स विद फर्स्ट मिनिमा ऑफ द अदर पैटर्न चाहिए था, ऑफ द अदर पैटर्न, सब में ऑफ द अदर, यहां पे भी ऑफ द अदर चाहिए था। ठीक है, वो टाइपिंग में नहीं आया, सभी को ध्यान में आया पहला वाला चीज। ओके, सेकेंड एमसीक्यू, चलो, when the distance of coincidence for 2 diffraction pattern is less बोला है, then Rayleigh criteria, then the pattern is कौन सा आएगा, unresolved, है ना। अगर डिस्टेंस लेस है तो क्या आएगा, अनरिजॉल्व्ड। ठीक है, सिंपल देना है, 2 एमसीक्यू, बहुत आसान एमसीक्यू है, इस पे ज्यादा हार्ड नहीं है। ओके, नाउ डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। ओके, तो देखो इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, फेमस क्वेश्चन, अपने बोर्ड्स का तो फेमस क्वेश्चन ही है। ओके, क्या होता है, देखो एक एक पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहला इंटरफेरेंस का पॉइंट है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स टेक्स प्लेस टू फॉर्म ब्राइट बैंड एंड डार्क बैंड, सुपरपोजिशन टेक्स प्लेस। डिफ्रैक्शन में सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स टेक्स प्लेस टू फॉर्म मैक्सिमा एंड मिनिमा। दिस इज द डेफिनेशन, है ना, ये तो डेफिनेशन हो गई, है ना। दूसरा पॉइंट, ऑल ब्राइट बैंड्स आर ऑफ सेम इंटेंसिटी, या ऑल ब्राइट बैंड्स आर इक्वली ब्राइट, सभी ब्राइट बैंड उतने ही ब्राइट रहेंगे, लेकिन यहां पे सेंट्रल मैक्सिमा सबसे ज्यादा ब्राइट रहेगा और बाकी के मैक्सिमास कम कम ब्राइट रहेंगे। सेंट्रल ब्राइट बैंड हैज हाईएस्ट इंटेंसिटी as we move away the intensity of maxima goes on decreasing, I0 by 22, I0 by 61, है ना, पढ़ा था ना हम लोगों ने इंटेंसिटी के बारे में। ओके, तो ये हो गए 2 पॉइंट्स, समझ में आया सबको 2 पॉइंट्स। फिर तीसरे पॉइंट पे आते हैं, द साइज ऑफ एवरी फ्रिंज इज सेम, है ना।
हर फ्रिंज, हर बैंड का साइज सेम होता है, दैट इज लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। ये फॉर्मूला पढ़ा है हम लोगों ने, है ना? ओके, द साइज ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज लार्जर देन द अदर मैक्सिमास। सबसे ज्यादा होता है सेंट्रल मैक्सिमा का साइज क्या होता है? एंगुलर लीनियर कितना होता है? 2 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी या स्मॉल ए, और एंगुलर होता है 2 लैम्डा बाय ए। एंगुलर, ये एंगुलर हो गया, ये लीनियर हो गया। मैंने बताया था ना तुमको, एक्सप्लेन किया था कि कैपिटल डी नहीं लगता है एंगुलर में। ओके, तो यहां पे सेंट्रल मैक्सिमा सबसे ज्यादा विड्थ का होता है, बाकी सब मिनिमा छोटे छोटे विड्थ के होते हैं। ओके, क्लियर विद दिस? देन फोर्थ, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द फेनोमेनन ऑफ इंटरफेरेंस। ये क्या होता है? ये अगला टॉपिक है हमारा, है ना? सिर्फ ध्यान में रखना, कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का जो रिजॉल्विंग पावर है वो इंटरफेरेंस पे डिपेंड नहीं करता है, वो डिफ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट डिपेंड्स ऑन डिफ्रैक्शन। नाउ व्हाट इज रिजॉल्विंग पावर? दैट इज अगेन एज आई सेड हमारा अगला टॉपिक है, सिर्फ याद रखना है। तो रिजॉल्विंग पावर किस पे डिपेंड करता है? डिफ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। रिजॉल्विंग पावर किस पे डिपेंड नहीं करता है? वो डिपेंड नहीं करता है डिफ्रैक्शन पे। इंटरफेरेंस पे डिपेंड नहीं करता, डिफ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। क्या? रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है? ओके, एमसीक्यू, द इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट बैंड्स इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न इज सेम फॉर ऑल बैंड्स, मैक्सिमम फॉर सेंट्रल बैंड, मिनिमम फॉर सेंट्रल बैंड, नन ऑफ दिस। क्या बोला है? कौन सा? इंटरफेरेंस पैटर्न। इंटरफेरेंस पैटर्न में सभी का इंटेंसिटी सेम। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न, साइज ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इज मोर देन द अदर मैक्सिमास, सेम एज द अदर मैक्सिमास, लेस देन द अदर मैक्सिमास, नन ऑफ दिस। सेंट्रल मैक्सिमा की साइज हमेशा डिफ्रैक्शन पैटर्न में ज्यादा होती है, इट इज मोर देन द अदर मैक्सिमास। Very simple. Okay. So now coming on to next topic, which is resolving power. ठीक है, अब resolving power, resolving power is related with कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है ये सब, है ना? कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट तुमको कितना छोटा डिटेलिंग दे सकता है, उससे रिलेटेड है रिजॉल्विंग पावर। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास में 3 माइक्रोस्कोप है, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, है ना? सुने हैं सभी ने? तो सिंपल माइक्रोस्कोप दो ऑब्जेक्ट्स के, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स के बीच के डिस्टेंस को सेपरेट कर देगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सेपरेट करे, दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दूर करके तुमको देख पाओ तुम अगर सिंपल माइक्रोस्कोप से, तो वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए तुमको क्या लेना पड़ेगा? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ओके, सेल्स की बारे में बात करेंगे तो ठीक है, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं। कौन? सिंपल माइक्रोस्कोप। उसके लिए यू यूज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर ज्यादा है। डिड यू गेट थिंग? ये चीज समझ में आया? डिड यू गेट दिस थिंग कि सिंपल माइक्रोस्कोप से रिजॉल्विंग पावर कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ज्यादा है। लेकिन अगर मैं एटम की बात करूं कि एटम्स को अलग अलग देखना है, दो एटम्स को, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी फेल हो जाएगा। उसके लिए वी विल यूज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सो व्हाट विल बी आवर कंक्लूजन? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी ज्यादा है। तो रिजॉल्विंग पावर ज्यादा मतलब क्या? कि वो बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स को भी अलग अलग सेपरेट करके तुमको बता सकता है। तुम अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखोगे तो तुमको दो एटम भी अलग अलग दिखेंगे, लेकिन वही दो एटम को तुम सिंपल माइक्रोस्कोप से अलग अलग नहीं देख सकते, है ना? समझ में? तो हर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का अपना एक रिजॉल्विंग पावर होता है। दूरबीन समझता है सबको, पोला आ ही रहा है अभी। तो पोले में वी यूज बाइनोकुलर्स, दूरबीन, है ना? वो बाइनोकुलर्स, वो दूरबीन से तुम मार्स देख सकते हो या फिर कोई दो स्टार्स के बीच का डिस्टेंस देख सकते हो क्या? अलग अलग देख सकते हो क्या जो बहुत दूर है? नहीं। उसके लिए यू विल यूज एडवांस टेलीस्कोप्स। ओके, गैलेक्सी तक देखना है, दूर गैलेक्सी तक देखना है, कोई दूसरे गैलेक्सी में देखना है, तो यू विल यूज हबल टेलीस्कोप। क्योंकि हबल टेलीस्कोप का रिजॉल्विंग पावर ज्यादा है, वो कितने भी दूर के ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट बता सकता है। समझे? अपना दूरबीन बाइनोकुलर पोले में मिलने वाला नहीं करेगा वो। समझ में है सभी को? ओके, सो रिजॉल्विंग पावर की डेफिनेशन क्या है? व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स
when two objects of their images are very close to each other, they appear as one, है ना, वो एक जैसे दिखते हैं. And it may not be possible for the eye to see them as separate. Okay. Next point, if the objects are not seen separately, then we say that the details are not resolved. कोई दो objects अगर तुम separate नहीं देख पा रहे हो, तो हम क्या बोलेंगे? The details are not resolved by the eye. So in that case, optical instruments are used to assist the eye in resolving the objects or images, है ना. नॉर्मल आंखों से नहीं हो रहा है ये सारी चीजें, तो हम लोग उस केस में मदद किसका लेते हैं? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का, है ना. नॉर्मल आंखों से जब नहीं होता है, काम खत्म हो गया, नॉर्मल आंखें नहीं सेपरेट कर पा रही, नॉर्मल आंखें बहुत दूर के स्टार्स नहीं देख पा रही, तो वी यूज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. सो हाउ डू यू डिफाइन रिजॉल्विंग पावर? द मेथड एडेप्टेड टू सी द क्लोज ऑब्जेक्ट्स एज सेपरेट ऑब्जेक्ट्स. ऐसा मेथड जो हमको क्लोज ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट ऑब्जेक्ट्स करके देगा, वो मेथड को हम लोग बोलते हैं रिजोल्यूशन, है ना. दैट मेथड इज कॉल्ड एज रिजोल्यूशन. एंड रिजॉल्विंग पावर इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, द एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू प्रोड्यूस डिस्टिंक्टली सेपरेट इमेजेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स. एंड हाउ आर दीज टू ऑब्जेक्ट्स? लोकेटेड वेरी क्लोज टू ईच अदर, बहुत पास में है. उनको अलग अलग प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी, एबिलिटी किसकी? मेरी तुम्हारी क्या? नहीं, किसकी? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की. उसको हम लोग क्या कहेंगे? रिजॉल्विंग पावर. दैट्स इट, है कि नहीं? कितनी आसान डेफिनेशन. द एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू प्रोड्यूस सेपरेटली डिस्टिंक्टली इमेजेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स लोकेटेड वेरी क्लोज टू द ईच अदर. ओके, क्लियर विद दिस? ओके. नाउ resolving power. Resolving power is normally defined as reciprocal of the smallest angle subtended at the objective of an optical instrument by two point objects which can be just distinguished as separate. इसको मैं समझाता हूँ, ये डेफिनेशन को समझाता हूँ मैं. ओके, उसके लिए मैं तुमको समझाऊंगा. सपोज एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसने दो ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट किया है. ओके, तो ये जो डिस्टेंस हो गया d, लेट अस से दैट इज लीस्ट डिस्टेंस जो वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सेपरेट कर सकता है. इससे कम वो सेपरेट नहीं कर सकेगा, है ना. d वो डिस्टेंस है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का जो वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सेपरेट कर सकता है, यानी ये दो ऑब्जेक्ट्स की अलग अलग इमेज बता के तुमको दे सकता है. कौन? वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. तो ये जो स्मॉल d होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस, है ना. ओके, जिसको हम लोग आज से लीस्ट डिस्टेंस भी नाम नहीं देंगे, हम लोग नाम देंगे लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन. क्या बोलेंगे हम लोग इसको? लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन. क्या कहेंगे हम लोग उसको? लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन. और इसका रेसिप्रोकल इसका रेसिप्रोकल ये जो लीस्ट डिस्टेंस है, ओके, लीस्ट डिस्टेंस यानी कौन? लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का रेसिप्रोकल, दैट इज नोन एज रिजॉल्विंग पावर. दिस इज हाउ वी डिफाइन रिजॉल्विंग पावर इन आवर फिजिक्स. अपने फिजिक्स में कैसा डिफाइन किया इसको? लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का उल्टा, रेसिप्रोकल. लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन बोले तो सर, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन यानी क्या है? लीस्ट डिस्टेंस. अब ये डिस्टेंस कैसा हो सकता है? एंगुलर भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है. ओके, एंगुलर इन केस ऑफ टेलीस्कोप, लीनियर इन केस ऑफ माइक्रोस्कोप, याद रखना. ओके, तो ये जो डिस्टेंस है, इसके रेसिप्रोकल को हम लोग बोलेंगे रिजॉल्विंग पावर. क्लियर विद दिस? limit of resolution, the minimum separation from each other so that their images are produced by microscope are just seen separate, है ना. दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का मिनिमम डिस्टेंस जो वो माइक्रोस्कोप उन ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट कर देगा, दैट डिस्टेंस इज नोन एज लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन. हर माइक्रोस्कोप का अलग अलग लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन रहेगा. तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ज्यादा किसका रहेगा? सिंपल माइक्रोस्कोप का, क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप इनको सेपरेट कर सकता है, इनको नहीं कर सकता. तो ये हो गया अपने सिंपल माइक्रोस्कोप का लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कि भाई कम से कम इतना दूरी रहेगा तो ही वो सेपरेट करेगा, इससे कम अगर दूरी रहा तो वो सिंपल माइक्रोस्कोप सेपरेट नहीं कर सकता. ओके, इसके लिए तुमको कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा. तो ये हो गया, ये वाला जो डिस्टेंस है डी डैश बोलूंगा इसको, डी डैश, ये वाला जो डिस्टेंस जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप सेपरेट कर सकता है
इससे ज्यादा वो तो ऑब्वियस सी बात है ना, इससे ज्यादा तो करेगा ही करेगा, लेकिन इतना डिस्टेंस कम से कम वो कर सकता है। अब अगर इतना रहा तो दिख भी नहीं रहा है ना, डी डबल डैश। अब ये वाला डिस्टेंस कंपाउंड माइक्रोस्कोप नहीं कर सकता सेपरेट, है ना, इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा लेटेस्ट से। तो ये हो गया लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, कि भाई इतना डिस्टेंस कम से कम वो सेपरेट कर सकता है, इससे कम नहीं कर सकता। ओके, क्लियर विद दिस? सो ये हो गई हमारे लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन की डेफिनेशन। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। रिजॉल्विंग पावर इज ऑलवेज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सॉरी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये याद करके रख लो, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। ओके, सो आर वी क्लियर विद दिस? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप्स के बारे में। ओके, उनका रिजॉल्विंग पावर क्या होता है, उनका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होता है ना। तो इसके बाद में जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप्स, और उसके ऊपर कुछ अपन न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। ओके, दैट्स इट।